स्टेट में क्या चल रहा है? मॉनसून के मिड में तो नहीं कहूँगा हम, लेकिन हाँ पूरे देश में इस वक्त मॉनसून छा चुका है और चारों तरफ ही बरसात के विजुअल्स आप लगातार टीवी पे देखते हैं, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर मौसम कैसा है ये जान लेना जरूरी है। तो आशीष जी, क्या हालचाल है? विपिन जी, आई थिंक हमारा ये रीडिंग है कि रियल एस्टेट सेक्टर में, रेजिडेंशियल में खासकर, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, जहां डिमांड सप्लाई का जो पड़ रहा था वो डिमांड भी स्ट्रांग थी और रिसेंटली सप्लाई भी काफी आने लगी थी, लेकिन स्टिल डेवलपर्स मार्केट को कंट्रोल कर पा रहे थे बिकॉज काफी साल से जो पेंट अप डिमांड थी वो मार्केट से अभी कंज्यूम हो रही थी। बाकी हमें सबको जानना है कि जो ग्लोबल रिस्क हैं वो इनफैक्ट 2025 में बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे रहे हैं, तो उसके कारण भी बिजनेस की, इंडिविजुअल्स की, हर एक की डिसीजन मेकिंग जो है वो डिले हो गई है या लोग घबरा रहे हैं एक्सपेंशंस करने के कारण। अब इसी सब को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट में कटौती हुई है कि इकोनॉमी अगर स्लो हो रही है तो हमें इंटरेस्ट रेट घटाएं। तो ये सारे फैक्टर्स, बहुत सारे इनफैक्ट अननोन्स हैं जो अभी कोई नहीं जानता, बिकॉज जैसे जो ट्रम्प टैरिफ्स हैं वो 9 जुलाई, हर कोई 9 जुलाई की वेट कर रहा है। क्या 9 जुलाई को या उससे पहले इंडिया को उससे रियायत मिलेगी या कितनी मिलेगी, उससे हमारे देश में जो इकोनॉमी है वो तेज होगी कि नहीं होगी, कि अल्टीमेटली रियल एस्टेट फंडामेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ से ही डिफाइन होगी, राइट। तो और रिसेंटली हम जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं और जो हमारा अनुमान भी है वो सब यही पॉइंट आउट कर रहा है कि मार्केट में पर हाउस की वैल्यू चाहे थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी के काफी भी बढ़ गई है कुछ जगहों पे, लेकिन पर जो नंबर ऑफ यूनिट सेल है वो कम होती जा रही है ऑलमोस्ट अक्रॉस सभी शहरों में। तो एक साइकिल की तरह हर बिजनेस ऑपरेट करता है, एंड शायद हम टॉप ऑफ द साइकिल में हैं, या अभी हम एक तरह से एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे हैं, फिर एक बेस बनेगा, फिर मे बी इसके ऊपर फिर से मूव करेंगे। तो इसके कई सारे इंडिकेटर्स हैं। अगर हम रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स भी कोई ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स थिंक कि बहुत तेजी से कुछ चेंज होने वाला है फाइनेंशियल्स में इन कंपनीज के। हर डेवलपर का साइज स्केल काफी बढ़ चुका है, तो वो एक पॉजिटिव बात है कि डिलीवरीज होंगी और अच्छे डेवलपर्स के पास मोस्टली बिजनेस कॉन्सेंट्रेट हुआ है। लेकिन प्राइसिंग पावर जो डेवलपर के हाथ में थी, शायद वो प्राइसिंग पावर अब बायर के हाथ में आ रही है, और एडेड बाय लोअर इंटरेस्ट रेट्स, एंड मे बी इंटरेस्ट रेट और नीचे जाएंगे। इनफैक्ट अभी तक मेरा ये मानना है कि प्राइवेट बैंक्स ने तो इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करी नहीं है, वो पास ऑन ही नहीं किया है। जी। तो जो जब ये ईएमआईज हर तरह की कम होने लगेंगी और मे बी कई लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आएगा मार्केट में, और डेफिनेटली मंथ ऑन मंथ जो रियल एस्टेट का टेक ऑफ है, सेल्स हैं, वो कम हुई हैं, और अब सब तरह की रिपोर्ट्स भी यही कहने लगी हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है रियल एस्टेट के लिए, जहाँ पर मंथ ऑन मंथ सेल्स थोड़े नीचे जा रहे हैं, खास तौर पे जो लग्जरी सेगमेंट था जो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था वहाँ पे भी और ओवरऑल भी। लेकिन जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि टर्न अराउंड आएगा, यहाँ से इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं लगातार, कुछ और भी साइकिल्स हम रेट कट की देख सकते हैं, और जब वो सही इम्पैक्ट बाजार में पहुंचेगा, जब बैंक्स भी सस्ते लोन ऑफर करेंगे, तो डेफिनेटली एक जो मिड सेगमेंट या जो मिडिल हाउसिंग है, मिडिल लेवल या अफोर्डेबल हाउसिंग है, वहाँ पर एक टर्न अराउंड आता हुआ दिखेगा और वहाँ से एक नई कहानी शुरू होती हुई दिखाई देगी। और ये रियल एस्टेट के साइकिल्स हैं जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए, ये बाजार का ताज़ा हाल, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। अमित मालकर साहब हमारे पहले कॉलर आज के, जो कि बेंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आज? हेलो सर। हेलो जी। जी, मेरा नाम अतुल है सर। ओके, हाँ ओके अतुल जी, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है सर, बताइए क्या सवाल है? तो सर, एक्चुअली मैं एक 3 BHK परचेज करने का सोच रहा हूँ। ये जो गोयल इनको हरियाणा ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है ऑर्चिड लाइफ करके, जो कि वर्थुर एरिया में है बेंगलोर के। ओके। तो इसका 3 BHK है सर, 1863 स्क्वायर फीट कारपेट सॉरी सुपर बिल्डअप एरिया है, एंड दे आर कोटिंग अराउंड 2.25 CR। ओके। तो सर, मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बिल्डर की क्या रेपुटेशन है और इस एरिया में क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, क्या ग्रोथ के चांसेस हैं, क्योंकि अभी तो बहुत बुरी कंडीशन है, एज आई कैन सी ऑन द
ऑन द सोशल मीडिया एवरीवेयर। सॉरी, किस चीज की आप कंडीशन खराब बता रहे हैं? वर्थुर एरिया सर। वर्थुर एरिया की, ओके ओके, तो हम थोड़ा एरिया की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर अतुल जी, और साथ में आपने जिस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा ऑर्किड लाइफ बाय गोयल एंड कंपनी, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो राइट, आशीष जी एरिया को लेकर भी चिंतित हैं और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं। बिपिन जी, ऑर्किड लाइफ बाय गोयल एंड को, तो गोयल एंड को बैंगलोर के एक आप बोल सकते हैं कि टॉप 20 डेवलपर्स में आते हैं। दे आर नॉट, बहुत बड़े नहीं है, लेकिन अक्रॉस द सिटी आपको उनके कई कंप्लीटेड और कई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक 4 से 5 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग रहेंगे। और ये कंपनी अहमदाबाद गुजरात से ओरिजिनेट करती है और शायद वहाँ पे भी इनका काफी बड़ा स्केल है। अब बात करते हैं हम वरतूर की। वरतूर अगर आज से 2 साल 2.5 साल पहले जाते तो जो आज कंडीशन में है उससे तो बहुत ही बुरी कंडीशन तो कुछ था ही नहीं। सो क्यों वरतूर, गुंजूर, पानातूर ये सब ना कनेक्टेड एरियाज हैं, विलेजेस हैं बेसिकली, जो डेवलप हो रही हैं शहर में। ये इनकी सबसे बड़ी रीजन क्या है डेवलप होने का, कि जितने भी आईटी पार्क्स है, जिसको हम आउटर रिंग रोड बोलते हैं, मारथली टू सरजापुर रोड का जो एक बहुत बड़ा टेक पार्क्स जो है, जेपी मॉर्गन एंड मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट एंड ऑल, ये सब लोग यहीं पे लोकेटेड हैं आउटर रिंग रोड पे। आउटर रिंग रोड तो पूरी कमर्शियल बिजनेस है, तो उनके बैक साइड में ही रेजिडेंशियल हो सकता है, और फर्दर डाउन वरतूर गुंजूर आता है। हाउएवर जो यहाँ पे रहेगा आने वाले सालों में, उसको इन सब टेक पार्क्स में जाने में मे बी 15 से 20 मिनट लगेंगे, प्रोवाइडेड कुछ और इंफ्रा की जैसे डेवलप हो। अभी क्या है, कुछ बॉटलनेक्स हैं, जैसे कि आपको एक अंडरपास के थ्रू जाना पड़ता है, रेलवे अंडरपास के थ्रू, और कई सारी रोड्स आपस में कनेक्ट होनी चाहिए थी जो नहीं हुई हैं। हाउएवर जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, एक सीडीपी रोड, जिसे डेवलपमेंट प्लान रोड बोला जाता है, काफी वाइड रोड के ऊपर आ गया। जो मैंने आपको बोला ना कि आज से कुछ साल पहले जाते कुछ, तो पिछले 1.5 साल से ये रोड ऑपरेटिव है, और इसके अलोंग प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहा है। ऑर्किड लाइफ तो मेरे ख्याल से अब 1 साल से डेफिनेटली ऊपर हो चुका होगा इसको मार्केट में, और डेवलपर के पास कुछ लास्ट की ही इन्वेंट्री बची होगी, एंड अप्रिसिएशन भी 30-40% पिछले 1.5 साल में इसमें हो चुका है। अब बात ये आती है कि वहाँ सेम एरिया में शोभा ग्रुप, आदर्श जो यहाँ के काफी नॉन डेवलपर हैं, शोभा जो बेंगलोर में हर कोई एस्पायर करता है, ये प्रेस्टीज ये सभी लोग इसी एरिया में लोकेटेड हैं। और बहुत सारी बॉटलनेक्स हैं, क्योंकि रोड इज द ओनली वे टू, रोड के थ्रू ही आप कम्यूट कर सकते हो। तो रोड डेवलप होंगे। अभी जैसे रिसेंटली देयर वाज कुछ फ्लाईओवर बनने का और फर्दर रोड वाइडनिंग का प्रपोजल था जी। सो ये सब जब इम्प्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कनेक्टिविटी की। काफी सारे स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स बैंगलोर के यहाँ पे लोकेटेड है, जिसके कारण बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं और यहाँ रहना चाहते हैं। फिर वाइटफील्ड और एक बहुत यूनिक बात है कि इस लोकेशन की, ये जो 3-4 नाम मैंने आपको लिए, ये लोकेशन सैंडविच्ड है सरजापुर रोड और आउटर रिंग रोड एंड वाइटफील्ड के बीच में। ओके। तो जो वाइटफील्ड और सरजापुर ऑन इट्स ओन काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो वहां से अगर कोई थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट चाहता है तो वो इधर आता है। पर जैसे उन्होंने बताया, सब टॉप डेवलपर्स अच्छे बड़े प्रीमियम प्रोजेक्ट्स यहाँ ला रहे हैं, तो प्राइस का कैचअप तो यहाँ पे भी काफी तेजी से हुआ है। तो राइट, अब हमारे साथ है मिस्टर सुशील कुमार पांडे, और आई थिंक आप हमें ग्रेटर नोएडा से कॉल कर रहे हैं, या इनफैक्ट नोएडा से। बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी आपका, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आज। थैंक यू मेरा सवाल शामिल करने के लिए जी। एक्चुअली मैंने नोएडा सेक्टर 140 में एक प्रोजेक्ट है GY मेंटिस। ओके। इसमें मैंने ऑफिस स्पेस लिया हुआ है 1213 स्क्वायर फीट का। ओके। 2023 में, ठीक है। एट द रेट ऑफ 4700 पर स्क्वायर फीट। तो अब जानना चाहता हूँ कि ये ऑफिस स्पेस का फ्यूचर क्या है, और सेक्टर 140 के बारे में, क्या मैं होल्ड करूँ या इसको भी सेल कर दूँ? नॉर्मली रेडी टू मूव ऑफिस इस समय वहाँ पे 8-8.5 हजार रेट चल रहा है,
और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अप्रैल 2027 में पोजीशन है इसकी। राइट, अभी आपको मिला नहीं है, पेमेंट लेकिन जा चुकी आपके है। भाव से काफी ऊपर चला गया है, राइट? हाँ जी जी। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। तो सेक्टर 140 नोएडा, आशीष जी, और जीवा मेंटिस, यहाँ पर इन्होंने एक जमीन खरीदी 4700 रुपए पर स्क्वायर, माफ कीजिए, ये जो इनका ऑफिस स्पेस है 4700 पर स्क्वायर फीट, और अभी बता रहे हैं 8.5 के आसपास भाव आ गया है, दुगने के लगभग आसपास। तो क्या ये इन्हें बेच देना चाहिए, निकल जाना चाहिए, या इन्वेस्टेड रहें और पोजीशन आएगा करीब 2027 तक? विपिन जी, अगर हम नोएडा रियल एस्टेट मार्केट का हिस्ट्री देखें तो वो हमेशा से गुड़गांव को ट्रैक करती हुई आ रही है विद सिग्निफिकेंट डिस्काउंट। पर पिछले कुछ सालों में वो डिस्काउंट कम होता जा रहा है क्योंकि नोएडा की कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ काफी अच्छी हो गई है थ्रू बड़े बड़े हाईवेज हैं, और नोएडा के इंटरनल नोएडा टू ग्रेटर नोएडा के बीच में काफी कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट हुआ है वाया मेट्रो, वाया वाइडर रोड्स। इनफैक्ट व्हेन आई से वाइडर, वो गुड़गांव से कई सारे रोड से बेटर है। एंड जो सबसे बड़ी एक स्टोरी, गेम चेंजिंग स्टोरी रही है नोएडा में, वो है जेवर एयरपोर्ट, जो इस साल एक्टिव हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने जब भी लोगों से बात करी है तो वो तो हमेशा यही कहते हैं कि गुड़गांव नोएडा का अगर हम देखा जाए तो स्टोरी एक तरह से अभी स्टार्ट हुई है, बिकॉज एयरपोर्ट के साथ साथ कितना इंफ्रा डेवलप होता है वो हम हर शहर में देख चुके हैं। तो डेफिनेटली अगर वो नोएडा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो उन्होंने कुछ ऑल्टरनेट देख रखा हो। जो ऑल्टरनेट हो सकता है वो ये है कि आप उससे थोड़ी और प्रीमियम लोकेशन की तरफ आए, जो कि टुवर्ड्स एयरपोर्ट, जो डीएनडी एक्सप्रेसवे बेसिकली उसके अलोंग ये ऑफिस स्पेस, अगर ये ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं ऑफिस स्पेस देख सकते हैं। और क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी एक अच्छा एप्रिसिएशन है। हाउएवर अगर वो कंटिन्यू भी करते हैं तो मेरे हिसाब से नोएडा की ऑफिस मार्केट काफी अच्छी रहने वाली है, और जिस लोकेशन पे ये हैं वो दिल्ली और गाजियाबाद और विद इन नोएडा हर जगह से वो कनेक्टिविटी उसकी काफी अच्छी है। तो नोएडा में अगर आज की डेट में कोई एक अच्छे प्रोडक्ट में है, अगर कंस्ट्रक्शन उसको होते हुए दिख रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस शहर में, क्योंकि उस शहर में अभी काफी सारे पॉजिटिव्स प्ले आउट कर रहे हैं, और मेन जिसमें से एयरपोर्ट है, जो इस साल में एट सम पॉइंट बिगिन हो जाएगा, मतलब उसके फंक्शनल हो जाएगा। फिर उसके बाद डिसीजन लिया जा सकता है कि हाँ रखना है नहीं रखना है। ऑल्सो ये डिपेंड करेगा कि इन्होंने किस तरह के प्लान में खरीदा हुआ है। मोस्टली हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्टमेंट प्लान्स की तरह रियल एस्टेट बेची जाती है। तो अगर कोई एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान में लिया है और उधर से निकाल के उस पैसे को रोटेट कर सकते हैं, तो किसी और अर्ली स्टार्ट के किसी प्रोडक्ट में जा सकते हैं। पर एक चीज का इनको ध्यान रखना होगा कि जो इनकी बाय प्राइस है और जो इनकी सेल प्राइस होगी वो आज की बाय प्राइस होगी मोस्टली, राइट। तो उसके ऊपर वो देख पाएंगे रिटर्न की। क्योंकि ये एक बहुत मेंटल रोड ब्लॉक होता है हम सबके साथ कि मैंने तो सस्ते में लिया, अभी महंगा कैसे, राइट? क्योंकि एज ए हम हमेशा गेन बनाना चाहते हैं, लेकिन एज ए सेलर हम सोचते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे सस्ती मिलनी चाहिए। जो मार्केट अगर अपने रेट्स चेंज कर चुकी है और अगर ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो आपको एक हायर रेट पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। राइट। तो सुशील जी, ठीक है सुशील जी, तो बिल्कुल क्लियर कट इक्वेशन है। देखिए आपने अपने इस पर एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी कमा लिया है, अब इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा और बढ़ते देखना चाहेंगे, वो भी इसमें संभव है। जैसा आशीष जी ने एक्सप्लेन किया कि नोएडा का जो ऑफिस स्पेस मार्केट है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, और आगे एयरपोर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, बाकी की जो डेवलपमेंट है वो उसको और बढ़ने में मदद करेगी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप इसे निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करने जाते हैं अभी, तो वो तो पूरी जो साइकिल है इन्वेस्टमेंट की, जिसमें और भी कई चीज़ें रहती हैं, वो तो करनी ही करनी होगी। और अगेन जो आपका सेल प्राइस आएगा, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही, वही आपका बाइंग प्राइस भी बनेगा कहीं ना कहीं। हाँ, उसको आपको लगता है कि ज़्यादा ग्रो कर सकता है, तो वो कह रहे हैं टुवर्ड्स थोड़ा सा आप एयरपोर्ट से नज़दीक जाएंगे तो चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन ये भी ख़राब नहीं है जो आपके पास है। तो अब ये देखिए 50-50 का डिसीजन है, आप जैसा भी पसंद करें। अगर आप चाहें कि इसमें रुके तो यहाँ पर भी आपको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ आके आपका डबल हो गया तो इससे ऊपर नहीं चढ़ेगा, मार्केट अच्छा कर रहा है। हाँ, किसी और प्रॉपर्टी में आप जाते हैं तो टुवर्ड्स एयरपोर्ट आपको देखना चाहिए, जहाँ फिर गुंजाइश बनेगी कि आपको चीज़ें और बढ़े, लेकिन हाँ उसका प्राइस आज का प्राइस होगा, तो फिर उसी के ऊपर आपको उसका एप्रिसिएशन भी मिलता हुआ नजर आएगा। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो
आप पे छोड़ देते हैं, लेकिन हमने आपको सारे ABCD ऑप्शंस जो हो सकते थे, सिनारियो जो हो सकते थे, वो एक्सप्लेन कर दिए। बाकी डिसीजन आप ले लीजिएगा। चलिए, एक कॉलर आ गए, मिस्टर अनिल कुमार फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या मदद करें आज हम आपकी? नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। एक्चुअली मैं अभी 2 महीने ही पहले ही ट्रांसफर लेके आया हूँ इंदौर। पहले मैं पुणे था ओके। लास्ट 5.5 साल से। तो मैंने वहाँ एक मुंबई एक्सप्रेस वे पे वारीवाना टाउनशिप है परांडे डेवलपर की, उसमें मैंने 1732 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट लिया था, जो कि वहाँ 1000 विला समथिंग बने हैं। उन्हीं में से मैंने अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया है, बस मैंने 1732 स्क्वायर फीट का एक लैंड लेके रख दिया है। ओके वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। तो मैं एक्चुअली बेसिकली हूँ इधर दिल्ली साइड से। जी। तो मुझे वो चाहिए, सोच रहा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे को फ्यूचर कैसा रहेगा, मतलब अगले 10 साल में कितना एप्रिसिएशन मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल पुणे में आपने खरीदा, वहां से ट्रांसफर होके आप आ गए इंदौर और आप बिलोंग करते हैं दिल्ली को। खैर, आपको पहले तो बधाई, आपने जो भी ये परचेज की उसके लिए। लेकिन अब आशीष जी, इनका सवाल ये है कि अगले 10 साल में इनको इनकी ये ज़मीन जो इन्होंने पुणे में खरीदी है और करीब करीब 80 लाख के आसपास इसके लिए इन्होंने खर्च किया, अगले 10 साल में ये इन्हें कितना एप्रिसिएशन दे सकती है? विपिन जी, इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन तो बहुत अच्छा है। इन्होंने एक पूरा एक डेकेड रख के रखा है। अब अगर हम पुणे की बात करें तो, मतलब इस लोकेशन की बात करें तो, ये हाईवे के अलोंग है, मुंबई पुणे हाईवे के। मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जो इस लोकेशन से प्रॉब्ली 2 सवा 2 ढाई घंटे के बीच में आप अप्रोच कर सकते हैं। और जिस लोकेशन ये है, तो आज का पुणे का एयरपोर्ट ही वहां से सवा घंटा दूर होगा। ओके, तो एक और जो पुणे में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी है, खासकर साउथ इंडिया में इतने सालों से रह रहा हूँ, ये पुणे में बड़े टाउनशिप्स में बड़े डेवलपर्स के पास प्लॉट्स ही नहीं लॉन्च होते हैं। मतलब जहाँ डेवलपर्स को, वहाँ बड़े डेवलपर्स को जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स ही ज्यादातर प्रेफर करते हैं। और विला भी, मतलब ये वारीवाना में डेफिनेटली कुछ विलाज हैं, बट इस तरह के सो कॉल्ड प्रोजेक्ट आपको बहुत कम मिलेंगे। तो एक तरह से इनके पास एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो कि पुणे उस शहर में अवेलेबल नहीं है। जबकि आप बैंगलोर, चेन्नई और इधर सदर्न मार्केट्स में आएंगे, हैदराबाद वगैरह में, तो आपको प्लॉट्स की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इनफैक्ट मुंबई में भी अब प्लॉट्स की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आउटसाइड, ऑब्वियसली काफी बाहर सिटी से, लेकिन उस तरह की चीजें अभी पुणे में नहीं है। तो कोई भी चीज अगर शॉर्ट ऑफ सप्लाई रहती है तो उसके लिए डिमांड एक रहती है। जिस खुद ही बता रहे हैं कि 1000 विलास वहां पे बन चुके हैं इस टाउनशिप के अंदर, और एक काफी बड़े स्केल की टाउनशिप है। एग्जैक्ट साइज तो मेरे को नहीं पता है, बट काफी बड़ी टाउनशिप और काफी सालों से ऑनगोइंग है। अगर वहां पे काम होता रहा और उसकी डेवलपमेंट होती रही, लोकेशन इज गुड, क्योंकि एक बहुत बड़े एक्सप्रेसवे के अलोंग ही है, तो डेफिनेटली ओवर 10 इयर्स रियल एस्टेट में कोई 2x 3x की एक्सपेक्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर पैरामीटर्स। बट इतना एक्सपेक्टेशन एक लैंड में तो डेफिनेटली किया जा सकता है, प्रोवाइडेड हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती रहे। और आज आज जिस लेवल पे उससे 2-3x हमारी इकोनॉमी पहुंचेगी, तो डेफिनेटली लैंड वैल्यू तो उससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। तो अनिल साहब, बढ़िया है। देखिए, आपने एक अच्छी चीज़ ली है, जैसा एक्सप्लेन किया आशीष जी ने कि प्लॉट्स की बड़ी अहमियत है। देखिए, और ये जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ये अपने आप में इन दिनों बड़ा हॉट हो चला है, क्योंकि इधर एक एंड पर नया एयरपोर्ट आ रहा है। पुणे की अपनी कहानी चल ही रही है और इस दौरान प्लॉट्स जो हैं वो रेयर है, इतने आसान नहीं है। अगर आपने लिया है, एक ज़मीन आपके पास है और 10 साल का होराइजन है, 2 से 3 गुना तो आसानी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ राइडर ज़रूर लगाए जाते हैं उसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ निश्चित तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर बड़ी अच्छी लग रही है। तो आप एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद जरूर कीजिए। बस यह है कि इसको प्रॉपर रखिएगा संभाल के। आप दूर हैं वहां से, उस जगह से, लेकिन हालांकि आपने एक प्रॉपर जगह से प्लॉट खरीदा है, प्रॉपर डेवलपमेंट में प्लॉट खरीदा है, तो उतनी चिंता की बात नहीं है। बट स्टिल इट्स अ पीस ऑफ लैंड, तो थोड़ी उसकी देखभाल अच्छे से कीजिएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। फटाफट एक ईमेल और ले लेते हैं। हमारे पास है अंकिता गुप्ता जी का, और ये मुंबई से आया है और ये पूछना चाहती हैं कि नवी मुंबई के उड़न के पास इन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश के लिए सोचा है, भविष्य के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। ऑलरेडी परचेज्ड है, आई परचेज लैंड नियर नवी मुंबई उड़न विच इज कॉल्ड मुंबई 3.0। कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्कोप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सर मुंबई 3.0 की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी एक प्लॉट ले चुकी हैं, लगभग उसी लाइन पे सवाल है, क्या उम्मीद कर सकती हैं अंकिता जी? मुंबई फाइनली सर नवी मुंबई के एक्सटीरियर की तरफ पहुंच रहा है, क्योंकि कई सालों से हम ट्रांस हार्बर लिंक
और एयरपोर्ट की वेट कर रहे थे, जो सब कुछ एक तरह से अब ट्रांस हार्बर लिंक तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। मुंबई में जिसको डिस्टेंस मायने नहीं रखता, लेकिन कम्यूट आसान हो जाए और फास्टली मैं अपने शहर में अपने वर्क प्लेस पे पहुंच जाऊं, उनके लिए तो ये प्रोजेक्ट्स बहुत अहमियत रखते हैं जो शहर के बाहर हैं, क्योंकि आपको एक सस्ते भाव में स्पेशियस जगह मिल जाती है। और न्यू पनवेल की स्टोरी कई कई सालों से चल रहा था और फाइनली अब वहां पे सेल होती है और हो रही है। तो आई थिंक प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही हैं। हाउएवर देखिए विपिन जी, अभी मुंबई मार्केट के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, क्योंकि मुंबई में बहुत डेटा अवेलेबल हो जाता है, तो थोड़ा सा उस मार्केट में अभी स्लो डाउन तो है। शहर में, मुंबई महानगर में स्लो डाउन तो है नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से, पर एयरपोर्ट से लिंक जो स्टोरी होती है, तो एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट लैंड होने तक तो डेफिनेटली उसके बाद लोगों को रियलिटी दिखेगी, हाँ कि हाँ यहाँ से ऑपरेशनल हो रहा है, तो उसके साथ साथ कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हर तरह की एक्टिविटी होने लगेगी। अदरवाइज ये उड़न जो है वो वैसे तो मेनली पोर्ट इंडस्ट्रियल हब है, तो ऐसे में कोई रहना नहीं चाहता, पर उसके अराउंड मैं कुछ डिस्टेंसेस देख रहा था, तो चाहे पनवेल का रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, अपकमिंग एयरपोर्ट हो, ये सब चीजें बहुत पास में है। एंड ऑब्वियसली मुंबई पुणे हाईवे ऑल्सो, जो कि काफी पास में है। तो ये सब कनेक्टिविटी के कारण एक्सेस का इशू तो रिजॉल्व हो जाता है मुंबई के लिए। एंड धीरे धीरे जैसे अंधेरी और बीकेसी मुंबई सेंट्रल एंड साउथ मुंबई के से बिजनेस को खींच के, एज इन ऑफिसेस को खींच के अपनी तरफ लेके आ गए, ऐसे ही जैसे शहर में और एक्सेस पॉइंट्स बनते जाएंगे, तो ऑफिस भी वहां पे एटलीस्ट आईटी कंपनीज वगैरह, बैक ऑफिसेज, ये सब मूव करते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे जमीन और रेंटल सस्ते मिल जाए जी। और एक्टिविटी अच्छी हो। तो आई होप ऐसा होगा आने वाले सालों में। तो अदरवाइज मुंबई हम सभी जानते हैं कि ट्रैफिक और ये सब की समस्या बहुत रहती है, तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि ऑफिसेज जो हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहें। और वो कहाँ जाएंगे, वो मुंबई एयरपोर्ट, न्यू मुंबई एयरपोर्ट के आसपास ही आने वाले हैं आने वाले सालों में। जी, तो ठीक है, पूरी कहानी यहाँ भी तैयार है। अंकिता जी, आपका जो निवेश है, हम उम्मीद करते हैं कि जो जिस तरह का डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है, उरण उसके आसपास के इलाके में, एयरपोर्ट और उसकी कहानी, कनेक्टिविटी, तमाम चीज़ें, और 3.0 जिसकी आप बात कर रहे हैं, तीसरा मुंबई, आपका ये जो भी परचेज है ये थोड़ा प्रॉमिसिंग दिखता है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट प्रॉमिसिंग दिखता है। थोड़ा आपको वेट ज़रूर करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। जैसे हमारे पिछले कॉलर कह रहे थे कि 10 साल का होराइजन लेके चल रहे, तो थोड़ा वक्त देंगे तो आपको इसके बढ़िया रिटर्न्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल हमें भेजने के लिए। और आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक इनसाइट भी रियल एस्टेट मार्केट के लिए हमारे दर्शकों के लिए रखा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। लगे हाथों आप हमें लगातार संपर्क करते हैं, अपने सवाल भेजते हैं, हम पे वो विश्वास जताते हैं। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि आपका भरोसा, आपका प्यार बना रहे और आपको अच्छे से अच्छी सलाह हम दे पाएँ। उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड में भी आपको अपनी सलाह जो हमने दी आज आपके काम आएगी। और तमाम वो दर्शक जो सीधे सवाल नहीं पूछ रहे, उनके लिए भी ये काफ़ी काम की जानकारियाँ साबित होती हैं। तो बहुत बहुत